तो आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कुछ गज़लों के संग्रह आए, कुछ कविताओं के। थोड़ा संक्षेप में बताएं कि क्या क्या ग्रंथ आपके द्वारा प्रकाशित हुए। अशोक जी, पुस्तकें तो कई हैं। एक देशांतर है जिसमें अमेरिका के हिंदी लेखकों की रचनाएं हैं संकलित, और एक कहानियों का संकलन है, कथांतर नाम है उसका। और मेरे अपने कई संग्रह हैं कहानियों के, गज़लों के, कविताओं के। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पुस्तकें कितनी भी प्रकाशित हो जाएं, उसको उसके पाठक चाहिए, उसके समझने वाले चाहिए। और उसके लिए आज के समाज में थोड़ी मुझे सीमाएं नज़र आती हैं, इसलिए क्योंकि ये उलझन जो है कि जो इंटरनेट है, इतने सारे चैनल हैं, इतनी बातचीत, शोरगुल बहुत है, जिसमें किसी को पुस्तक हाथ में लेके आधे घंटे 1 घंटे शांत होकर पढ़ के उसको समझने का, उसमें उतरने का अवसर बहुत कम मिलता है। तो ये हम दुर्भाग्य की बात है। तो हम सौभाग्य की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा अवसर बनाएंगे जब हम आपकी रचनाओं को लेते हुए आपके साथ बैठें। हमारी बातचीत के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए आपने समय निकाला है, उसके लिए धन्यवाद। और ये हमारी बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी। धनंजय जी मेरे साथ बहुत अच्छे साहित्यकार और चिंतक मैं कहूँगा, और एक ऐसे दुर्लभ मनुष्य जिन्होंने अपने सपने को जिया। अब आप सीधे सीधे अपनी किसी रचना की तरफ हमारे दर्शकों को ले जाएं। तो ये 2 क्षणिकाएँ हैं, कविता क्या होती है उसके विषय में। शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में। क्या बात है, क्या बात शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में, देखें कब उलझती हैं सोच की लहरों से बचकर एहसास की मछलियाँ। है। वाह 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 वाह। और एक ये है, कुछ शब्द उतरे तो हैं सीढ़ियों से, कुछ शब्द उतरे तो हैं सीढ़ियों से, लिए हुए तस्वीर उस कविता की जो अभी तक सोई पड़ी है ऊपर वाले कमरे में मेरे साथ। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा। तो एक जी एक बिल्कुल। कविता, केवल 2 किनारे देखे इस बेचैन नदी के, केवल 2 किनारे देखे इस बेचैन नदी के, जिस लहर को छूकर हम लौट आते हैं बार बार, शायद वही तो है इस नदी का तीसरा किनारा। क्या बात है, जिस लहर को छूकर लौट आते लौट हैं आते हैं बार बार बार, बार। शायद वही तो है इस नदी का तीसरा किनारा। ये तुरीय अवस्था का संकेत कहीं ना कहीं दार्शनिक रूप से आता है। और ये अभी जो आपने सुनाई वो नया संकलन है आपका, अधखुली खिड़की। अधखुली खिड़की यानी पूरी खिड़की खुली हुई नहीं है, थोड़ी बहुत खुली हुई है। और इसके साथ साथ आपने जो गज़लों की विधा में जब आप अपने को व्यक्त करते हैं, और जो ये छंद मुक्त रचनाएं होती हैं, तो एक रचनाकार के रूप में क्या अंतर लगता है। मुझे इसका इस बंधन में पढ़ना कि रचना छंद मुक्त होनी चाहिए या संगठित होनी चाहिए, मुझे लगता है अगर मेरा संगीतमय मनस है तो कुछ भी उतरता है वो संगीतमय ही, संगीत का रूप ही लेकर उतरता है। तो फिर एक बार हम धनंजय जी की तरफ जाएंगे, उसके पहले मैं ये सोल स्पीक्स टू द सीकर पुस्तक जो है, इसके 2-3 कोटेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये पुस्तक तब आ गई थी जब इतना ज़्यादा इंटरनेट प्रचलित नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया में लोग रोज़ एक दूसरे को ज्ञान की चर्चा के सूत्र भेजने प्रारंभ हो गए थे। तो इसमें से 1-2 कोटेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ। नो मैन इज़ गुड इनफ टू गवर्न अनदर मैन विदाउट द अदर्स कंसेंट। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, और निश्चित रूप से इसमें डेमोक्रेसी का सार है। और महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट द थिंग यू हैव टू डू, डू इट एज वेल एज यू कैन, गिव इट एज मच ऑफ योर केयर एंड अटेंशन एज यू वुड गिव टू द थिंग you regard as most important, for it will be by those small things that you shall be judged। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। और धनंजय जी फिर आप हमारे दर्शकों की से संबोधित होने वाले अपनी गज़लों के साथ एक कोटेशन आप ही की पुस्तक जो संकलन है, जिसमें आपने 1500 इंस्पायरिंग कोट्स ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड में से संकलित किए थे। तो इसमें आपने एक अननोन का कोट ये भी सम्मिलित किया है, व्हेन वी सीक टू डिस्कवर द बेस्ट इन अदर्स
वी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन आवर सेल्व्स। तो आप अपने अंदर जो सर्वोत्तम को प्रकट करते हैं। अब गज़ल की तरफ जाने से पहले बताइए, ये आपके मन में क्यों आई कि सोल स्पीक्स टू द सीकर वाला जो ये संकलन ये आप मुझे निकाला? आई कि जब मैंने पढ़ने लिखने का दौर शुरू किया तो बहुत सी अच्छी पुस्तकें सामने आई, बहुत से अच्छे लोगों से, बड़े बड़े चिंतकों से मिलने का अवसर मिला और उनकी कुछ बातें दिल में उतरती गईं। तो मुझे लगा कुछ समय के बाद कि कहीं ये खो ना जाए। तो ये जो कोटेशंस है उसमें वो पुस्तकें सब मेरी पढ़ी हुई हैं, ये मैंने कहीं से उतार के नहीं नकल की है। और इनकी एक दिशा भी है, एक इनका एक स्वभाव है, वो ये है कि ये एक आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती हैं, आत्मचिंतन आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। और उन लोगों ने जो महसूस किया वो शेयर किया गया है इसमें। क्या बात है। अब आपकी गज़ल की तरफ बढ़ें और ये हमारे दर्शकों को दिखाएं इसका मुख्य प्रश्न, लंबी उड़ान तक जो है नाम से नया संकलन आया है आपका गज़लों। तो एक छोटे बहर की गज़ल है। वीराने में फूल खिला है, वाह। वीराने में फूल खिला है, मुझ में कोई तुम जैसा है। वाह वाह। सच भी सपना सा लगता है। जब मैं आपको एक सेकंड के इंटरप्ट करूँ, मुझे ना एक शेर याद आ गया हमारे निजाम साहब का, शीन काब निजाम साहब का, जो पहला वाला शेर है आप फिर से पढ़ें। वीराने में फूल खिला है, मुझ में कोई तुम जैसा है। अच्छा, अब उनका शेर जो इसके आसपास की ज़मीन का है, तो वो कहते हैं कि वो कुछ इस तरह चाहता है मुझे, अपने जैसा बना दिया है मुझे। एक आयाम ख्याली सा है, सब कहते हैं ये दुनिया है। सच भी सपना सा लगता है, सपने से बाहर सच क्या है। क्या बात है। सबकी राहें अलग अलग हैं, फिर हमराह किसे कहता है। सबकी राहें अलग अलग हैं, फिर हमराह किसे कहता है। ये बहुत ही गहरा शेर। गैरों का कब्जा है लेकिन लगता सब कुछ अपना सा है। मुझे लगता, मैं दोहराना चाहता हूँ, गैरों का कब्जा है लेकिन लगता सब कुछ अपना सा है। बेरंगी दुनिया में सबने सतरंगी चश्मा पहना है। क्या बात है। ये थोड़ा विज्ञान से जुड़ा हुआ है, भौतिक विज्ञान से। जैसे आखिरी शेर है, जैसे जैसे तुम बदले हो, कुछ तो मुझ में भी बदला है। क्या बात है। जैसे जैसे तुम बदले हो, कुछ तो मुझ में भी बदला है। मुझे एक और शेर याद आया, वो किनका है मुझे ख्याल नहीं है, पर वो कहते हैं ऐसा कि मैं वो नहीं जो अब तक तेरे ख्याल में हूँ, नज़र उठा के देख तो ले। उसकी पहली पंक्ति थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, अगर आई तो ठीक है, पर आपकी दूसरी गज़ल की तरफ बढ़ें तब तक नज़र उठा के देख तो ले, मैं वो नहीं जो अब तक तेरे ख्याल में। बहरहाल ये पहली पंक्ति इसकी मिस हो रही है। आपकी दूसरी गज़ल कौन सी है? एक गज़ल जो कि मुझे अक्सर सुनाने के लिए कहा जाता है, उसके 2-3 शेर मुझे याद हैं। बहुत आसान सरल बातें हैं उसमें। निगाहों में कोई इशारा नहीं है, वाह। निगाहों में कोई इशारा नहीं है, ये कैसा है दरिया किनारा नहीं है। क्या बात है। क्या बात है। हमारी निगाहों में चिंगारियां हैं, हमारी निगाहों में चिंगारियां हैं, कोई आसमां पर सितारा नहीं है। हमारी निगाहों में चिंगारियां हैं, कोई आसमां पर सितारा नहीं है। वाह। और मैं जाऊं तो कैसे बुलाने पे उसके, मैं जाऊं तो कैसे बुलाने पे उसके, मैं जाऊं तो कैसे बुलाने पे उसके, बस आवाज़ दी है पुकारा नहीं है। क्या बात है। क्या बात है। बस आवाज़ दी है पुकारा नहीं। अच्छा, मुझे वो शेर याद आ गया जो मैं पकड़ रहा था कि बदल गया हूँ बहुत, बदल गया हूँ बहुत, नज़र उठा के देख तो ले, मैं वो नहीं जो अब तक तेरे ख्याल में हूँ। वाह वाह वाह। एक गज़ल के कुछ शेर मैंने बहुत साल पहले एक छोटी गोष्ठी में सुनाया था, इसमें राही मासूम रज़ा साहब थे, तो उनको ये शेर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं वो शेर मुझे याद रह गया। उसके बाद मांग ली मैंने दुआएं, मांग ली मैंने दुआएं, तुम भी अब सिजदा करो। वाह। मांग ली मैंने दुआएं, तुम भी अब सिजदा करो,
इन लकीरों को मिलाकर रास्ता पैदा करो। इन लकीरों को मिलाकर रास्ता पैदा करो। भाई वाह, बहुत अच्छे। और वो असल में उस गज़ल में करीब 100 शेर हैं। वो शायद ऐसी गजल है, मतलब एकदम, सबसे मतलब बरस गई। हाँ, एक है। उसका एक शेर मुझे बहुत प्रिय है। अम, 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 मंजिलें सब पास हैं, मंजिलें सब पास हैं। मंजिलें सब पास हैं, बस रास्ते दुश्वार हैं। क्या बात, क्या बात। मंजिलें सब पास हैं, बस रास्ते दुश्वार हैं। देख लो तुम सामने हो, फिर भी कितनी दूर हो। क्या बात है, क्या बात है। देख लो तुम सामने हो, फिर भी कितनी दूर है। बहुत अच्छा। बहुत से हैं मुझे। जब आप इसमें से सुनाए कोई, और ये जो बर्फ की दीवार के बाद ये दूसरा गजल संकलन यही आया है मुझे लगता है, या इससे पहले भी लंबी उड़ान तक से पहले कोई उड़ान हुई है? एक पहली पुस्तक छपी थी अधूरी बात। जी। वो करीब 91 92 में 20-25 साल पहले वो छपी थी। तो आप मुंतजिर हूँ मैं सुना रहे हैं या कुछ और? छोटे बहर की एक और स्वागत है। जीवन रोज छलकता है, वाह। जीवन रोज छलकता है, उछला सिक्का लगता है। क्या बात है। जीवन रोज छलकता है, उछला सिक्का लगता है। तो मुझे याद आ गया, एक मंजर मुझे याद आ गया। मैं आपकी अगले शेर तक जाने से पहले, कई बार हम जाते हैं पवित्र नदियों की तरह, सिक्के उछालते हैं, मुझे ऐसे वो याद आ गई। यादें उसकी झूठी हैं, वाह, गम तो सच्चा लगता है। क्या बात है। यादें उसकी झूठी हैं, गम तो सच्चा लगता है। रिश्तों की माला तो है, धागा कच्चा लगता है। क्या बात है। रिश्तों की माला तो है, धागा कच्चा लगता है, बहुत सयाना होकर वो बिल्कुल बच्चा लगता है। हाय हाय हाय, क्या बात है। बहुत सयाना होकर वो बिल्कुल बच्चा लगता है। और मुझे लगता है ये शेर किसी भी बड़े आदमी, चाहे नेता, उन तक भी जाता है। हर कतरे में दुनिया का, हर कतरे में दुनिया का पूरा नक्शा लगता है। हर कतरे में दुनिया का पूरा नक्शा लगता है। ये था पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली बात हमारे उपनिषदों से जो आई है, वो भी इस रचना में है। जी। एक और आखिरी गजल बिल्कुल सुनाई सर। कह गया अपनी कहानी, कह गया अपनी कहानी, कह गया अपनी कहानी, आज फूलों की जुबानी। ओए होए होए होए। कह गया अपनी कहानी, आज फूलों की जुबानी। बहुत सुंदर शेर। अब तो उतरेगा वो चेहरा, अब तो उतरेगा वो चेहरा, थम गया दरिया का पानी। अब तो उतरेगा वो चेहरा, थम गया दरिया का पानी। वाह। बात जो तय थी सुबह से, शाम तक हमने न मानी। दे गई मुझको बुढ़ापा, एक बच्ची थी सयानी। ओए होए होए। मान ली हमने जहां तक, मान ली हमने जहां तक है, वहीं तक जिंदगानी। मान ली हमने जहां तक है। मान ली, वाह वाह वाह। मान ली, ना मांग ली नहीं, मान ली हमने जहां तक है, वहीं तक जिंदगानी। चाहिए बाहर उजाला, आग अंदर ही जलानी। वाह वाह वाह। ये तो बिल्कुल जो इंस्पायरिंग कोटेशन थे, उस तरह के इंस्पायरिंग शेर आपने धनंजय जी इसमें चुन चुन कर रख दिए। मैं चाह रहा हूँ कि अंतिम दो शेर हैं, आप फिर से यदि कहें। मान मान ली मैंने जहां तक है, वहीं तक जिंदगानी। चाहिए बाहर उजाला, आग अंदर ही जलानी। और फिर अब दुष्यंत जी का वो शेर देखें कि क्या शेर था वो? हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी आग चाहिए। लगनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। और बस और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अगेन दुष्यंत की है, और मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। पर अब ये बताइए, जो आपके शेर हैं उनको सुनते हुए हमारे अंदर एक बहुत सुंदर सी जो जगह है वो विस्तृत होती है। जैसे इस तरह की भाव सृष्टि करने में आप सफल होते हैं। भाई विस्तृत होगी तभी तो इसकी जगह बनेगी। नहीं तो ये उछल के वापस आ जाएगी। तो मैं पूछ ये रहा था कि आप
के लिए वो अनुभव जब कोई रचना प्रकट हो रही होती है, और तो ऐसा लगता है कि एक विशेष प्रकार की तन्मयता का प्रसाद जैसा आपको मिलता होगा। उसमें कई तरह के अनुभव होते हैं। एक तो होता है कि बहुत आसानी से उतर गई कविता और आपने जल्दी से नोट कर लिया कि फिर वो फिसल ना जाए उतर ना जाए, कहीं लुप्त ना हो जाए। और कभी कभी बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट ऐसा होता है कि लगता है कि है, शब्दों में आने से पहले कविता है। अब शब्द और मन इतने सीमित हो जाते हैं कि वो पकड़ में नहीं आती। बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है और प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और दिनों तक, सप्ताह 2 सप्ताह बीत जाते हैं। वो है कहीं, अंदर है बाहर है, दोनों जगह है, कहीं है वो मंडरा रही है, मूर्त रूप नहीं ले रही है। वो बहुत तकलीफ, वो बहुत अच्छा, हमारी तपना पड़ता है उसमें। तो ये जो आपकी, उसको हम साधना कहें या तप कहें, उसको लेते हुए हम जब विराम की तरफ बढ़ रहे हैं बातचीत में, तो धनंजय जी ये बताएं कि कोई ऐसे कवि, गज़लकार, जो साहित्यकार जिनसे आप बहुत मुतासिर हुए हों, जो आपको प्रेरित कहीं रचनाकार की दृष्टि से करते रहे हों, और बहुत अधिक आपको कहाँ से अपने भीतर के अलावा प्रेरक ऊष्मा मिली? हाँ, आज के जो आधुनिक शायर कवि हैं उसमें गुलजार मुझे बहुत पसंद हैं, दुष्यंत कुमार भी। और जो असल में कविता जो है वो आधुनिक या प्राचीन नहीं होती। कविता कविता ही होती है और शाश्वत है। वो एक रचना नहीं, बल्कि मैं तो कविता को रचयिता भी मानता हूँ, क्योंकि वो हमारी मानसिकता और मनस्थिति को की रचना करती है, और वो हमेशा है। तो उसका असली स्रोत मेरे ख्याल से मेरे संपूर्ण अस्तित्व में से आता है। और वो अस्तित्व कैसे बना? जो हमने जाना, जो सीखा, जो अनुभव किया, जो दिया, जो पाया, उस सब में उससे जुड़ी हुई है। और ये नहीं कि मैं कविता लिखने बैठता, आज मुझे कविता लिखनी है तो बैठ गया बाहर या टहलने गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, भाई कविता लिख रहे हैं। तो तुकबंदी जो है मुझे संतोष नहीं दे पाती। तुकबंदी, मैं किसी ज़माने में 2-4 इस तरह के गीत और लिखे थे मैंने, और वो छपे भी थे, लेकिन फिर मैंने उसका तिरस्कार कर दिया। वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के होंगे, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से सोच के कविता लिखी नहीं जाती। सोच की कविता लिखी नहीं जाती, और कविता सोचने को बाध्य भी कर सकती है, पर वो संवेदनात्मक जगत में अगर हमें छूती है तो मुझे लगता है उसका जो उत्स है वो हमारे प्रति खुलता है। और ऐसी रचनाओं तक धनंजय जी पहुंचते रहें और हमें भी पहुंचाते रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ हमारे साथ बातचीत के लिए आपने समय निकाला। अपने व्यक्तित्व के जो कुछ आयाम हैं उनकी एक झलक हम इस बातचीत के द्वारा अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, थैंक यू। तो फिर एक बार धनंजय जी का धन्यवाद।